हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास लेंगे भारत का इतिहास। और मैंने आपको पढ़ाई दिया है, हमारी आखिरी क्लास मैंने खत्म की थी तराइन का प्रथम युद्ध पर, जिसकी मैंने जो थ्योरी थी कुछ वो आपको बता दी है। और अब हम देखते हैं युद्ध किस किस के बीच और क्या होता है उस युद्ध में, और किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भटिंडा तवर हिंद पंजाब पर क्या किया था, प्रभुत्व कर लिया था। उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान नाराज हो गए थे। उस वजह से उन दोनों के बीच बीच क्या होता है, युद्ध होता है। तो क्या होता है इस युद्ध में, अब देखते हैं हम इससे आगे। ओके, तो देखिए कि मोहम्मद गोरी किस किस के बीच बीच युद्ध था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ पृथ्वीराज चौहान ने अपने दो सेनापति बनाए, जिसमें एक तो थे गवर्नर, जिनका नाम था गोविंद राय तोमर। क्या नाम था? गोविंद राय तोमर। गोविंद राय तोमर। और जो दूसरे सेनापति थे उसका नाम था चामुंड राय। ये मोहम्मद गोरी या सॉरी पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, सेनापति थे इस युद्ध में। तो इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी ने और पृथ्वीराज चौहान पर क्या किया, अटैक किया। तो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गोरी की सेना आती है इधर, इधर की साइड से पृथ्वीराज चौहान की सेना आती है। और ये दोनों सेनाएं कहाँ मिल जाती है, तराइन में। तराइन में क्या हो जाता है, इनका मिलन हो जाता है दोनों सेनाओं का। वैसा मिलन नहीं, लड़ाई स्थल पर ये पहुंच जाते हैं। और ये तराइन हमारा कहाँ आता है, ये आता है हमारा हरियाणा में। हरियाणा वाले रीजन में, हरियाणा। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी और चामुंड राय पर, जो कौन था, गवर्नर था और पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था, गोविंद राय तोमर पर क्या किया इसने, आगे बढ़कर मोहम्मद गोरी ने और गोविंद राय तोमर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आगे बढ़कर और इसने, मोहम्मद गोरी ने गोविंद राय तोमर के दोनों आगे के जो सामने वाले दांत होते हैं ये दोनों तोड़ दिए। तो इससे इससे गोविंद राय तोमर क्या हो गए, नाराज हो गए। जैसे आपके जो दैनिक जीवन में, जैसे आपके किसी व्यक्ति के साथ क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और वो व्यक्ति आपका क्या करता है, आपके दोनों दांत तोड़ देता है, तो आप क्या करोगे, गुस्सा नहीं होगे? गुस्सा होगे नहीं, उसे अच्छी मार दोगे उसमें, या उसने आपके दो तोड़े, आप चार तोड़ोगे, ऐसा ही होगा। तो गोविंद राय तोमर ने भी कुछ क्या किया, ऐसा ही किया। गोविंद राय तोमर ने और भाला लेकर मोहम्मद गोरी पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी पर क्या कर दिया, भाला लेकर आक्रमण कर दिया। और मोहम्मद गोरी को गोविंद राय तोमर ने क्या कर दिया, परास्त कर दिया, घायल कर दिया। और मोहम्मद गोरी का जो एक सेनापति था, मोहम्मद गोरी को घोड़े पर बैठाकर युद्ध स्थल से क्या कर गया, ले गया। इससे इस युद्ध में क्या हुई, मोहम्मद गोरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, जीत हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ, 1191 ईस्वी में। तो इधर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना दोनों आगे बढ़ती है और तराइन के जो रीजन है वहां पर पहुंच जाती है, और यह तराइन हरियाणा में आता है। इन दोनों की सेनाओं के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी क्या करते हैं कि आगे बढ़कर और गोविंद राय तोमर पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। इससे क्या होता है, गोविंद राय तोमर के दोनों आगे के सामने वाले दांत टूट जाते हैं। इससे गोविंद राय तोमर क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और
गोविंद राय तोमर पृथ्वीराज या मोहम्मद गोरी पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं भाला लेकर, और मोहम्मद गोरी को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। जिससे मोहम्मद गोरी का एक सैनिक होता है, वो क्या करता है, मोहम्मद गोरी को घोड़े पर बैठाकर युद्ध स्थल से ले जाता है। इससे पृथ्वी मोहम्मद गोरी की सेना भी उनके साथ वापस लौट जाती है, और मोहम्मद गोरी की क्या होती है, इसमें हार होती है, और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, जीत होती है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा तराइन का प्रथम युद्ध। अब इसके बाद क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं वो युद्ध जीतने के बाद क्या करती है, मोहम्मद गोरी को आसानी से जाने देती है, और उसकी सेना को भी आसानी से जाने देती है। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो ये फिर भी उसका पीछा करके, उसकी सेना का पीछा करके मोहम्मद गोरी को मार सकता था, पर हत्या कर सकता था, पर पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना वापस लेकर लौट जाते हैं, और इधर मोहम्मद गोरी कजरी वापस चला जाता है। अगले साल 1192 ईस्वी में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना तो क्या करती है, जश्न मनाती है, और मोहम्मद गोरी अगले युद्ध करने के लिए क्या करता है, तैयारी करता है अगले युद्ध की। यही कमी थी हमारे राजस्थान के राजाओं की, जो वो क्या करते, हार जाते थे। वो प्रथम युद्ध जीत जाते थे, इससे उत्साहित होकर वो क्या करते थे, अपनी जो प्रशिक्षण है उस पर ध्यान नहीं देते थे, और अगले युद्ध में वो दुश्मन से क्या कर जाते थे, हार जाते थे। यही कारण था हमारे राजस्थान के राजाओं का हारने का। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को और अच्छा प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 1192 ईस्वी में इन दोनों में क्या होता है, पुनः युद्ध होता है, जिसे क्या कहा गया, तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया। अब देखते हैं क्या होता है इस युद्ध में। भाई मैं वैसे आपके नोट्स इस प्रकार तो बनवा नहीं सकता कि प्रत्येक शब्द को आपको इस बोर्ड पर लिख के दिखाऊं, तो आपको खुद ही बोर्ड से अपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उन्हीं को आप अपनी कॉपी में टाइप करें। ओके, अब देखते हैं हम तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, साइड डाल लेता हूँ यार। तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में। अभी इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी पुनः और अच्छे प्रशिक्षण के साथ दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है मोहम्मद गोरी। ये कौन था वैसे, गजनी का शासक था, गजनी का क्या था ये, रूलर। और ये क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान पर पुनः आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान तड़ पर, थड़। और ये क्या कौन था, ये अजमेर का शासक था, अजमेर का रूलर, रूलर ऑफ अजमेर, अजमेर का शासक था। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, नाट्यरंबा घोड़ा था इसका। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, उसको तो आप सभी जानते होंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो पुनः तराइन के युद्ध में क्या होती है, आती है सेना, इधर से इसकी सेना, और कहाँ आती है, तराइन में। ये सेकंड युद्ध है भाई। अब ये शाम के वक्त इधर मोहम्मद गोरी की सेना आ जाती है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। इधर क्या आ जाती है, मोहम्मद गोरी की सेना है, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की सेना ने क्या गार्ड रखे, तंबू गार्ड रखे हैं अपने। इधर से पृथ्वीराज चौहान की सेना आ जाती है, ये भी अपने तंबू गाड़ लेती है, और क्या करती है, मसाल जला लेती है,
और पूरी रात क्या करती है, पार्टी करती है, जश्न मनाती है और धूमधाम से गाना पीना खाना सब चीज होता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना रात के वक्त यही कार्य करती है। इधर मोहम्मद गोरी की सेना, मोहम्मद गोरी ने इस वक्त क्या किया, दिमाग लगाया और इसने भी मसाले जला कर रखी, जिससे पृथ्वीराज चौहान की सेना समझे कि मोहम्मद गोरी के सैनिक भी क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं यहाँ पर। ओके, परंतु मोहम्मद गोरी के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे, सो रहे थे। और इधर पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, जिससे वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं जश्न मनाकर पूरी रात। और इधर मोहम्मद गोरी की सेना क्या हो जाती है, आराम करके और भी शक्तिशाली सेना बन जाती है। तो क्या होता है, इधर सुबह होते ही प्रातः ही मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। और पृथ्वीराज चौहान की सेना क्या हो जाती है, बिखर जाती है, जिससे पृथ्वीराज चौहान की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब भाई हारेगा ही और इसकी क्या हो जाती है, जीत। और इधर ही बात आती है मेरी कल वाली वीडियो मोटिवेशन की, कि संघर्ष वाले की जीत होती है, सॉरी हार नहीं, जीत। संघर्ष करने वाले की क्या होती है, जीत होती है, और संघर्ष नहीं करने वाले की क्या होती है, हार होती है। ये क्या समझ रहा था कि फर्स्ट बार में मैंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया तो सेकंड बार भी मोहम्मद गोरी को मैं हरा दूंगा, पर ऐसा नहीं होता है। ये निडर रहता है, जिससे जश्न करती है इसकी सेना, परंतु ये और भी मजबूती के साथ आता है। तो इसी बात से आपको एक और मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप फर्स्ट बार क्या हो जाए, विफल हो जाएं, असफल हो जाएं, या सेकंड बार भी असफल हो जाएं, पर अपना जो रिवीजन है या आपकी जो मेहनत है उसको करना मत छोड़िए। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। जैसे मोहम्मद गोरी ने किया, जाते ही क्या किया, और दुगनी मेहनत की, और वो क्या किया, सेकंड युद्ध उसने जीत लिया। तो इसी प्रकार आपको करना है, फर्स्ट बार नहीं तो सेकंड बार और अच्छी मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना है। ओके, इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। तब लिख लिया होगा। अब भाई पृथ्वीराज चौहान का एक कौन था, दरबारी विद्वान था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, क्या था, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या थी ये पुस्तक, थी इसके द्वारा लिखी हुई, चंद्रबरदाई के द्वारा। इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ये पृथ्वीराज राजस्व जो पुस्तक है जिससे चंद्रबरदाई ने लिखा था, और चंद्रबरदाई कौन था, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी खा ले जाता है, गजनी ले जाता है भाई, इसको खा ले जाता है गजनी, अपने साथ ले जाता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। और वहां पर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से क्या करता है, आंखें नीचे करने के लिए कहता है कि अब मेरा क्या है, बंदी है, तो अपनी आंखें नीचे कर। पर हमारे जो राजस्थान के कौन थे, राजा थे, वो बहुत ही वीर पुरुष और तेजस्वी पुरुष थे, और कभी भी अपनी गर्दन झुकाने वाले नहीं थे। गर्दन कट जाए पर गर्दन आके झुकाना मंजूर नहीं है। उसी प्रकार के पृथ्वीराज चौहान थे। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से क्या कहा कि अपनी आंखें नीचे करो, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बात नहीं मानी और मूंछों को क्या दिया, ताव दिया, जिससे मोहम्मद गोरी क्या हो गए, गुस्सा हो गए, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी।
जिससे पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, अंधे हो गए और उसे जेल में डलवा दिया गया। जब इस बात का पता चंद्रवरदाई को पता चला, इस बात का पता जब चंद्रवरदाई को पता चला तो चंद्रवरदाई कहाँ गया, गजनी गया, मोहम्मद गोरी के पास गजनी गया। गजनी गया और इसने चंद्रवरदाई ने गजनी जाकर मोहम्मद गोरी से क्या कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। मतलब शब्द भेदी बाण का मतलब होता है कि शब्दों को सुनकर उसी दिशा में तीर चलाना पृथ्वीराज चौहान को आता है। ये कहा किसने, ये कहा चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी से। परंतु मोहम्मद गोरी ने इस बात पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वह सोच रहा था कि ऐसे कैसा संभव है किसी की आवाज को सुनकर उधर की साइड तीर चलाना या उसकी क्या करना, हत्या करना। तो क्या करता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को कहाँ बुलाता है, दरबार में बुलाता है उसकी इस कला का प्रदर्शन देखने के लिए। तो इस दरबार में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया गया और फिर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान से एक कविता के अनुसार क्या कहता है कि 4 बांस 24 गज, अगर आप इसे लिखते हो जैसे कोई मेंस में क्वेश्चन आता है और अगर आप और भी अच्छा लिखना चाहते हो तो इस पंक्ति को लिख सकते हो कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। तो उसने इस इन दो पंक्तियों के माध्यम से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से बता दिया कि मोहम्मद गोरी इतनी दूरी पर, तुमसे इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर और इतने इतनी जो साइड होती है ना, होती है जो उन व्यक्तियों की बगल की साइड बैठे रहते हैं उधर की, उनको गिनकर अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब सब बायोडाटा बताकर उसका जिस वक्त उसकी क्या थी स्थिति थी और पृथ्वीराज चौहान से कहा कि अब आप तीर चलाओ और मोहम्मद गोरी की क्या कर दो, हत्या कर दो। तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर क्या कर देता है, तीर चलाता है और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई आपस में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये कहती है चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। परंतु कुछ इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते हैं। सिक्के थे, सिक्के जिनका नाम था देहलीवाल। ये सिक्के देहलीवाल कैसे थे कि इसकी एक साइड तो हमारी लक्ष्मी माँ की क्या थी, प्रतिमा थी और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन रासा की क्या थी, सॉरी मोहम्मद बिन शाम की क्या थी, प्रतिमा थी। एक तरफ तो क्या थी, लक्ष्मी माँ की मूल प्रतिमा थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम की क्या थी, प्रतिमा थी। इस प्रकार के क्या थे, सिक्के थे जिनका नाम था देहलीवाल। इन सिक्कों के अनुसार, इन सिक्कों के अनुसार इतिहासकार क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। ओके, वैसे सत्य इसे इसे मानते हैं, बट चंद्रवरदाई की पुस्तक क्या कहती है, ये कहती है। ओके, आपको याद रहेगा। एक बार और बोल देता हूँ उस पंक्ति को अगर आपकी याद रही रहती है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता उते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। ओके, आपने इसे टाइप कर लिया ही होगा, तो इससे आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी और क्या होता है कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद, उनके बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और वो क्या होता है, चंद्रावर का युद्ध होता है। और कब होता है, 1194 ईस्वी में। तो कौन है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी
और ये कौन है? कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा जयचंद। इनके बीच क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर, चंदावर का युद्ध। और कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी कन्नौज के राजा जयचंद पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और इसमें मोहम्मद गोरी क्या होती है? जीत होती है। और जयचंद की क्या होती है? हार होती है। बहुत ही छोटा सा युद्ध है, इतना ही देख लो बस। ओके, टाइप करो। अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का कौन था? एक गुलाम था भाई, और जिसके लिए हम इतनी रामायण पढ़ते आ रहे हैं, और वो ही कौन था? इसका गुलाम था, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा दिल्ली सल्तनत का काल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? अब आपको समझ में ही आ गया होगा, और कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको अब बता दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का कौन था? गुलाम था। मोहम्मद गोरी, गोरी का स्लेव, गुलाम या स्लेव, इंग्लिश में स्लेव कह सकते हैं। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की वैसे स्वाभाविक मृत्यु हुई थी मोहम्मद गोरी की भी, वो मैं बताऊंगा कैसे हुई थी। वैसे चंद्रवरदाय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को इसे न मारा था, पर ऐसा वो पुस्तक ही कहती है, इतिहासकार नहीं मानते इस बात को। तो मोहम्मद गोरी का कौन था? गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अजमेर का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया, अजमेर का गवर्नर। और 1200 नहीं, 1206 ईस्वी में, और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, गोरी का देहांत। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का देहांत कैसे हो जाता है? कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी खोखरों के द्वारा के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी खोखरों के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और घायल होने के कारण 1 साल के बाद मोहम्मद गोरी के प्राण पखेरु हो जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी ने, 1206 ईस्वी में नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, अजमेर का गवर्नर था, जो लाहौर के लाहौर के जो अमीर थे, लाहौर के जो कौन थे? अमीर थे। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाया और उनसे कहा कि लाहौर का जो शासन है वो खाली पड़ा हुआ है, आप आइए और यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो जो लाहौर के अमीर थे
अमीर, जैसे उनको अलग अलग प्रकार की जो उपाधि प्राप्त होती है, जैसे अमीर याकूर, अमीर उल उल इस्लाम, ऐसे ऐसे जो उपाधियां होती है वो अमीर होते हैं। वो क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर से बुला लेते हैं और लाहौर का क्या बना देते हैं, शासक बना देते हैं। और यहाँ से लाहौर का नहीं, सॉरी, दिल्ली का शासक बना देते हैं। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, काल स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली का क्या हो जाता है, शासनकाल स्टार्ट हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आया, मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश आया। और तक कब से कब तक रहा, 1206 से 1290 ईस्वी तक। और 1206 का जो प्रथम राजा था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब आपको पता ही चल गया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और कहाँ से आया। ओके, उसके बाद कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश। वो कब चलेगा, 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश कब तक चलेगा, 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आएगा सैयद वंश। सैयद वंश चलेगा 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद जो अंतिम वंश होगा वो होगा लोधी वंश। लोधी वंश चलेगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद कौन आएगा, मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश वो मैंने आपको लिखाई दिया है पहले ही। और दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो चला था गुलाम वंश का, वो गुलाम वंश का नहीं, सॉरी, इन सभी का 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो आपको मैंने बता दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से 1290 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया था दिल्ली पर वो कब से कब तक किया, 1206 ईस्वी से, ज्यादा नहीं किया, 1210 ईस्वी तक किया। अब हम कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूँ, साथ के साथ कॉपी करिए और साथ के साथ समझ कर भी चलिए। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें सबसे पहले ऐबक, ऐबक का क्या मतलब होता है। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का क्या होता है, देवता होता है। चंद्रमा का देवता। ओके, चंद्रमा का देवता होता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का, सॉरी, कौन खाता, मोहम्मद गोरी का, कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम था। साथ ही है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का और अजमेर का कौन था, संस्थापक था। अजमेर का, सॉरी, अजमेर का नहीं, अजमेर का तो कौन था, गवर्नर था। गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। गुलाम वंश प्लस दिल्ली सल्तनत। ओके, इससे इसका जो दूसरा नाम था उसका नाम था कुरान खान। कुरान खान। और इसका कुरान खान नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुरान खान इसे क्यों कहा जाता था। तो भाई अफगानिस्तान 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 का एक बाजार था, जैसे गुलाम बाजार कहा जाता का, गुलाम बाजार।
गुलाम बाजार, जिसका नाम था निसापुर। निसापुर था अफगानिस्तान का एक गुलाम बाजार था जिसका नाम था निसापुर। और इस निसापुर में एक क्या आए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति आया और जिसका क्या नाम था, उसका नाम था काजी फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। क्या नाम था, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। अफगानिस्तान का गुलाम बाजार था जिसका नाम था निसापुर, और इसमें कौन आए, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी आए भाई। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया, कहाँ से, निसापुर से। और खरीदने के बाद इसने काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का क्या कराया, ज्ञान कराया। और कुरान को पढ़कर, कुरान को कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना पढ़ लिया कि वह कुरान का गायन करने लगा। मतलब वो पूरी कुरान को गाते हुए बता देता था, पूरी रामायण, पूरी कुरान को, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसे कुरान खां की क्या मिली, उपाधि मिली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुरान खां इसका नाम कैसे पड़ा। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। भाई मोहम्मद गोरी ने, आगे इसी के पॉइंट में आगे देख लेना, मोहम्मद गोरी ने इसे घोड़ों के अस्तबल का क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया। मोहम्मद गोरी ने इसे घोड़ों के, जो अपने घोड़े थे उनके अस्तबल का क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया। और इसका नाम क्या रख दिया, अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर। आखूर, अमीर आखूर की क्या दी भाई, उपाधि दे दी। किसने, मोहम्मद गोरी ने। क्योंकि अमीर आखूर किसे कहा जाता है, जो घोड़ों का अस्तबल का प्रमुख होता है उसे अमीर आखूर कहा जाता है। ओके, अमीर आखूर कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अन्य नाम है, उन अन्य नामों में पहला नाम है, एक तो मैंने आपको बता दिया कुरान खां, दूसरा नाम है, दूसरा जो नाम है वो है हातिम, हातिम। और एक और नाम था इसका, क्या नाम था, लाख बख्श सुल्तान, लाख बख्श सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 नाम है, कुरान खां, हातिम और लाख बख्श सुल्तान। इसके अतिरिक्त नाम है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। इसका शासन काल था 1206 से 1210 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी का कौन था, गुलाम था, संस्थापक था गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का। कुरान खां, इसे नाम कैसे पड़ा, अफगानिस्तान का गुलाम बाजार था उसका नाम था निसापुर, और निसापुर में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी के द्वारा इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया गया। और इन्होंने काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसे कुरान का क्या कराया, ज्ञान कराया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान को इतना पढ़ लिया कि ये कुरान का गायन करने लगा, मतलब गाकर पूरी कुरान को बता दिया करता था। इसलिए इसे क्या कहा गया, कुरान खां कहा गया। उसके अलावा मोहम्मद गोरी ने इसे, जो इसकी क्या थी, सेवा को देखकर, निष्ठा को देखकर मोहम्मद गोरी ने और क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़ों के अस्तबल का क्या बना दिया, प्रमुख बना दिया। और उसको उपाधि क्या दी, अमीर ए आखूर की उपाधि दी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के जो नाम थे, अतिरिक्त नाम थे हातिम, और इसके अतिरिक्त नाम थे हातिम थे, और एक था लाख बख्श सुल्तान था। ओके, और कुरान खां मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई साहब इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की। आगे बताता हूं मैं आपको।
कुरान खां की। अरे यार, चलो मैं डाल ही लेता हूँ इसमें। भाई गंदा हो गया हाथ मेरा साई से। पहला, इसने क्या किया, सुल्तान की उपाधि स्वीकार नहीं की। सुल्तान की उपाधि स्वीकार नहीं की या नहीं अपनाई, धारण नहीं की। प्रत्येक जो भी राजा आता है वो अपने नाम के, कोई भी राजा हो, अपने नाम के सिक्के जरूर चलाता है भाई। पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के किसी भी प्रकार के सिक्के प्रचलित नहीं किए, क्योंकि इसे अपनी जो औकात थी उसका पता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो सुल्तान के क्या की उपाधि धारण की, और ना ही इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने भरत की तरह क्या किया, शासन किया था। जैसे राम वनवास गए थे तो भरत ने उनकी चरण पादुकाओं को रखकर क्या किया था, शासन किया था। कुछ ऐसा ही इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ना तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही इसने अपने नाम के सिक्के प्रचलित किए। ओके भाई, मोहम्मद गोरी का एक कौन था, गुलाम था एक और, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया, बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा नालंदा को, नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसने क्या करवा दिया, तोड़वा दिया, तोड़ा। किसने तोड़ा, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया, उनको तोड़वा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई, अजमेर का कौन था गवर्नर था इससे पहले, अजमेर का कौन था गवर्नर था। और जो अजमेर के शासक थे कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे उनसे पहले, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पहले। और अजमेर के जो शासक थे उनका नाम था विक्रमराज, विक्रमराज नहीं, विग्रहराज। क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ था। और विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ ने, कौन था विग्रहराज, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से पहले का अजमेर का शासक था। और इसने एक क्या किया, विद्यालय का निर्माण करवाया था, विद्यालय का निर्माण करवाया था। और उस विद्यालय का निर्माण कराने के बाद कुछ सालों के बाद, और वो विद्यालय क्या हो गया था, कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब टूट फूट गया था। उसके बाद जो हमारे गवर्नर थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उस विश्वविद्यालय का क्या कराया, पुनः निर्माण कराया। कहाँ कराया, अजमेर में कराया, पुनः निर्माण कराया। और उसका नाम क्या दिया, उसका नाम दिया ढाई दिन का झोपड़ा।
क्या नाम दिया? विद्यालय ओके। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या कराया? पुनर्निर्माण। और पुनर्निर्माण कराकर इसका नाम क्या दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। इस विद्यालय को नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। आपने नाम सुना होगा, बचपन में बहुत पढ़ा होगा इसे, मैंने तो बहुत बहुत पढ़ा है भाई, आपका पता नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। और उसके लिए वहां पर अजमेर में 2.5 दिन का क्या बनाया जाने लगा? उर्स या मेला बनाया जाने लगा। क्या बनाया जाने लगा? उर्स या मेला। और क्यों बनाया जाने लगा? जो सूफी संत थे उनकी याद में मनाया जाने लगा। ओके, यहाँ तक आपको अब समझ में आया होगा। और भाई मेरी तबीयत है आज खराब, तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कल देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जब तक माहौल नहीं बनेगा ना, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, तब तक मुझे भाई मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देखे, जिसे भी अच्छी लगे पढ़ने में या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दे हमें, मैं उसे आपको सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम को। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अभी के अभी, और लाइक भी अभी, और हो सके तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।